नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि दिल्ली के फतेहपुर स्थित श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम में इस बार शनि जयंती और भव्य श्री शनि महोत्सव का दिव्य आयोजन होने जा रहा है। छतरपुर दिल्ली मेट्रो स्टेशन से करीब 4 किलोमीटर दूर आयोजित होने वाले इस विशेष धार्मिक महोत्सव में देश विदेश से श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है और इस भव्य आयोजन का नेतृत्व परम पूजनीय श्री दाती महाराज जी करेंगे। शनि जयंती के पावन अवसर पर श्री दाती जी महाराज द्वारा श्री शनि चालीसा, महायज्ञ और साथ ही महाआरती और श्री महा हवन भी का भी आयोजन किया जाएगा। आयोजन 15 मई 2026 को श्री शनि तीर्थ क्षेत्र और साथ ही असोला, फतेहपुर बेरी, छतरपुर, नई दिल्ली में संपन्न होगा। आयोजकों के अनुसार ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि साधना, शक्ति और संकल्प का दिव्य समागम होगा। श्री दाती महाराज जी के साधना परंपरा से प्रेरित इस महाहवन में मंत्रों का ऊर्जा, साधना की शक्ति और भक्तों के कल्याण का विशेष संकल्प समाहित रहेगा। पोस्टरों में बताया गया है कि शनि कृपा से जीवन के कष्ट दूर होंगे और सुख, शांति, समृद्धि और मानसिक संतुलन की प्राप्ति होगी। साथ ही कर्म बाधा से मुक्ति, व्यापार, नौकरी में सफलता और परिवार में खुशहाली का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। और इसके साथ ही श्रद्धालु इस महोत्सव में व्हाट्सएप और यूट्यूब लाइव माध्यम से भी जुड़ सकेंगे। व्हाट्सएप पर गुरु मंत्र विद दाती जी महाराज के माध्यम से भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा जा सकता है। ज्योतिषाचार्य अनुसार इस बार शनि जयंती पर पूरी तरह से अमावस्या का विशेष शुभ योग बन रहा है, जिसे शनि उपासना और हवन के लिए अत्यंत फलदायी माना जा रहा है। मान्यता है कि इस दिन शनिदेव की पूजा अर्चना और हवन करने से शनि दोष और साथी साढ़े साथी और जीवन की बाधाओं से राहत मिलती है। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से इस दिव्य शनि महोत्सव में शामिल होकर शनि कृपा प्राप्त करने की अपील की है। वहीं ग्रेटर नोएडा में इन दिनों सियासी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच पोस्टर वॉर जो है वो शुरू हो चुका है और जिसने शहर की राजनीति में नया बहस छेड़ दिया है। मामला जो है समाजवादी पार्टी की ओर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सोशल मीडिया पर की गई कथित टिप्पणी से जुड़ा हुआ है और इसी टिप्पणी के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा इकाई ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगवाए हैं। शहर के प्रमुख चौराहों, सड़कों और बाजारों में लगे इन पोस्टरों में लिखा गया है कि सपा की यही पहचान, पिछड़ों का करे सदैव अपमान। और इसके साथ ही पोस्टर के जरिए बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर पिछड़ा वर्ग का अपमान करने का आरोप लगाया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर की गई टिप्पणी न केवल राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है बल्कि इससे पिछड़ा वर्ग समाज की भावनाएं भी आहत होती हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के नेताओं ने समाजवादी पार्टी सुप्रीमो से इस मामले में सार्वजनिक माफी मांगने की अपील की है। साथ ही पार्टी के मीडिया सेल प्रमुख को तत्काल हटाने की मांग भी उठाई गई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर इस तरह की बयानबाजी और सोशल मीडिया टिप्पणियां जारी रही तो पार्टी विरोधी प्रदर्शन को और तेज करेगी। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इस पूरे विवाद को लेकर प्रतिक्रिया आने की संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव और आगामी राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए इस तरह के पोस्टर वॉर आने वाले दिनों में और भी तेज हो सकते हैं। फिलहाल नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगे ये पोस्टर लोगों के बीच चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। राजनीतिक गलियारों में इसे बीजेपी और सपा के बीच बढ़ती सियासी तल्खी के तौर पर देखा जा रहा है। बुलंदशहर और हापुड़ जनपद की सीमा पर एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला जो है वो कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर 25 साल के युवक के मौत को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें कि प्रभारी राम नारायण सिंह के मुताबिक हापुड़ जनपद के थाना सिबावाली क्षेत्र में सीमा में युवक का शव पड़ा हुआ मिला और इसके बाद से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान शिव कुमार, जिसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल के पास एक बाग में युवक की बाइक भी खड़ी मिली है, जिससे मामला और भी ज्यादा संदिग्ध नजर आ रहा है। चूंकि घटना दोनों जनपदों की सीमा पर जुड़ा हुआ है, इसीलिए कोतवाली पुलिस और साथ ही संयुक्त रूप से अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वहीं युवक का शव मिलने की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद से मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा।
नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर निकलकर सामने आई है। अब लोगों की बिजली संबंधी शिकायतें दर्ज कराने के लिए लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। बिजली विभाग ने नया QR कोड आधारित हेल्पलाइन सुविधा शुरू कर दी है, जिसके जरिए उपभोक्ता आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। और इस नई सुविधा की शुरुआत प्रदेश में सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर से की गई है। बिजली विभाग का दावा है कि इससे शिकायत प्रक्रिया पहले के मुकाबले बहुत ही तेज, आसान और पारदर्शी बनेगी। उपभोक्ता सिर्फ QR कोड स्कैन करके बिल मीटर, बिजली कटौती और लाइन खराब होने और अन्य तकनीकी समस्याओं से जुड़ी समस्या सीधे विभाग तक पहुंचा सकेंगे। बिजली विभाग के अनुसार शिकायत दर्ज होने के बाद से उपभोक्ता को उसकी जानकारी डिजिटल माध्यम से मिलेगी और समस्या के समाधान के बाद विभाग की ओर से ईमेल के जरिए जवाब भी भेजा जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को शिकायत की स्थिति जानने में आसानी होगी और बार बार कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नोएडा क्षेत्र में जब से नई व्यवस्था लागू हुई है तो बिलिंग का कार्यालय केवल एक है, सेक्टर 18 में, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां हो रही थी, चित्तूर आने जाने में समय बर्बाद हो रहा था। तो बिलिंग की समस्याओं के समाधान के लिए हम लोगों ने QR बेस एक सिस्टम नया कर लॉन्च किया है। अब उपभोक्ता को बिल के लिए किसी भी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। वो कहीं भी किसी भी जगह बैठकर अपने मोबाइल से उस QR कोड को स्कैन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। वो शिकायत दर्ज होते उसके कंज्यूमर के मोबाइल नंबर पे उसका SMS आ जाएगा कि आपकी शिकायत दर्ज हो गई है, और वो तत्काल रियल टाइम में जो संबंधित बिल का बाबू उसके पास चली जाएगी और उसका समाधान होने के पश्चात उपभोक्ता के मोबाइल पर उसकी सूचना प्राप्त हो जाएगी कि आपकी समस्या का समाधान कर दिया गया। और ये सारा पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, जिसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग होती रहेगी। तो कोई भी व्यक्ति अपने पास उसको रोक के नहीं रख सकता, तो उसका समय से समाधान करके उपभोक्ता को सूचना पहुंच जाएगी, तो इससे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में भूमि दरों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच किसानों के मुआवजे को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने किसानों के हितों को लेकर प्रशासन को एक विस्तृत पत्र भेजते हुए सर्किल रेट और मुआवजे में बढ़ोतरी की मांग उठाई है। धीरेन्द्र सिंह का कहना है कि पिछले 4 साल में आवासीय भूखंड की दरों में करीब 53% और औद्योगिक भूखंड की दरों में 63% तक की वृद्धि हुई है। और इसके बावजूद भी जिन किसानों की जमीन विकास परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की गई थी, उन्हें पुराने और कम दरों पर मुआवजा दिया जा रहा है, जो पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। विधायक ने अपने पत्र में कहा कि जिन किसानों ने अपनी जमीन देकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के विकास में अहम योगदान दिया है, उन्हें विकास का उचित लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने मांग की है कि मौजूदा बाजार मूल्य के अनुसार किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए और पुनर्वास लाभों में भी समुचित वृद्धि की जाए। गौतम बुद्ध नगर के जो भी औद्योगिक विकास प्राधिकरण हैं, वो अपने भूखंडों के रेट बढ़ाने के लिए स्वयं ही बोर्ड की मीटिंग करने के बाद उसे लागू कर देते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हम स्वायत्तशासी संस्थाएं और हमारे अपने नियम और उपनियम हैं। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि किसानों के जो वर्षों से लंबित प्रकरण चल रहे हैं, उन्हें वो बोर्ड में बैठक कर शासन को क्यों संदर्भित करते हैं। जब स्वायत्तशासी संस्थाएं, तो उसका निर्णय भी प्राधिकरणों को स्वयं ही लेना चाहिए। विगत दिनों में जो हकतलफी किसानों के साथ प्राधिकरणों की लाल फीताशाही की वजह से हो रही है, मैं उन्हें सचेत भी करना चाहता हूं और मशवरा देना चाहता हूं कि ये जो दोहरा मापदंड है, ये उचित नहीं है। जिन किसानों की जमीनों पर ये विकास की सारी योजनाएं चल रही हैं, ये प्राधिकरणों का नैतिक दायित्व बनता है कि वो किसानों को मिलने वाले लाभ शीघ्रता से अपनी बोर्ड बैठकों में पारित कर दिलवाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। गौतम बुद्ध नगर के जो भी औद्योगिक विकास प्राधिकरण हैं, वो अपने भूखंडों के रेट बढ़ाने के लिए स्वयं ही बोर्ड की मीटिंग करने के बाद उसे लागू कर देते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हम स्वायत्तशासी संस्थाएं और हमारे
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल डीजल की बचत, सोने के कम निवेश और साथ ही जैविक खेती अपनाने की अपील पर अब किसान नेता राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया सामने आई है। मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री की कुछ बातों का समर्थन करते हुए कहा कि संकट के समय देश के साथ खड़ा रहना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। राकेश टिकैत ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की बचत जरूरी है और जितनी बचत हो सके लोगों को करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नेपाल की तरह भारत में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए। राकेश टिकैत ने तंज कसते हुए कहा कि जब तक मंत्री और बड़े लोग खुद निजी गाड़ियों का इस्तेमाल कम नहीं करेंगे तब तक आम जनता पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर नहीं आएगी। उन्होंने सुझाव दिया कि सड़कों पर चेकिंग अभियान चलाकर बिना जरूरत घूमने वालों पर रोक लगाई जाए। टिकैत ने कहा कि कई लोग बिना किसी जरूरी काम के सिर्फ शौक से गाड़ियां लेकर निकलते हैं, जिससे ईंधन की खपत बढ़ती है। जैविक खेती को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि किसान संगठन पहले से ही ऑर्गेनिक खेती की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि फर्टिलाइजर सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में भेजी जाए। टिकैत ने आरोप लगाया कि मौजूदा व्यवस्था में सब्सिडी का पूरा लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। देखो, सुनने की तो बात ठीक है, पंचायत भी यही कह रही है कि भाई कम उसमें फंडा छूट जा। एक कानून बना दो, शादी में 10 ग्राम से ज्यादा सोना को देगा नहीं। एक तोड़ा आवे, 1 तोड़े में काम चल जाए, 1 में नहीं आवे तो भाई 10 तोड़े में चला दो काम। सोना खरीदने का किसका बहुत रह रहा, कौन सोना खरीद रहा? सोना तो बिजनेसमैन खरीद रहे, सोना साना ना किसी के बस का रहा खरीदना। ठीक है सर, प्रधानमंत्री ने ऑर्गेनिक खेती की बात की है कि किसानों से अपील किया कि संकट के बीच ऑर्गेनिक खेती करें, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या देखो, ऑर्गेनिक खेती पे हम तो बहुत पहले से बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती हो, ऑर्गेनिक मार्केट भी हो। बहुत लोग ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, लेकिन जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो खाद नहीं डालता, और उसकी सब्सिडी कहाँ जा रही? हमने कहा है कि सब्सिडी आप सीधी सब्सिडी आप दे दो, जिसके नाम जितनी जमीन है उसको उतनी सब्सिडी दे दो। जो ऑर्गेनिक का काम कर रहा उसकी सब्सिडी भी सरकार या कंपनी लेती है या दूसरे आदमी लेते हैं। हमको ऑर्गेनिक की तरफ भी जाना पड़ेगा, लेकिन हमको जो साइंस, जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां हैं, उनका फंड बढ़ाना पड़ेगा हमको। हमारे जो साइंटिस्ट हैं वे हट रहे धीरे धीरे, क्योंकि उनके पास में फंड नहीं है, रिसर्च का पैसा नहीं है। हमको इस तरह के सीड डेवलप करने पड़ेंगे जिसमें कम पेस्टिसाइड और दवाई का इस्तेमाल होता हो। देखो, सुनने वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोना खरीदने को लेकर की गई अपील पर अब मुजफ्फरनगर के सराफा कारोबारियों की प्रतिक्रिया सामने आई है। सराफा एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष पवन वर्मा ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री की अपील विदेशी सोना के आयात को कम करने को लेकर है तो ये बात समझी जा सकती है, लेकिन घरेलू स्तर पर सोने की खरीद रोकना संभव नहीं है। पवन वर्मा ने कहा कि देश में लाखों कारीगर, शिल्पकार और साथ ही व्यापारी सोने चांदी के कारोबार से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर लोग सोना खरीदना बंद कर देंगे तो इसका सीधा असर लाखों परिवारों की रोजी रोटी पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि सामाजिक और पारिवारिक परंपरा का बड़ा हिस्सा है। लोग अपनी बेटियों, रिश्तेदारों और परिवार के लोगों को सोना उपहार में देते हैं और शादी ब्याह जैसे आयोजनों में इसका विशेष महत्व होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के बयान में ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि रोक विदेशी सोना के आयात पर है या फिर घरेलू सोने की खरीद पर। देखिए, ये जो कुछ कमेंट है कुछ ऐसे होते हैं कि स्पष्ट नहीं इसके ऊपर बताया गया कि सोना हम अपने देश के अंदर ना खरीदें या देश से बाहर से ना मंगावें, क्योंकि बाहर से जो सोना आता है वह एक्साइज ड्यूटी लग के आता है, उसमें हमारे देश का पैसा बाहर जाता है। उस चीज को तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन हमारे देश में ही सोने का कारोबार ना हो तो ये तो असंभव है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी लड़की को, किसी रिश्तेदार को या किसी को भी सोना गिफ्ट में भी देता है, सारे काम करता है। और लाखों कारीगर, शिल्पकार इस व्यापार में लगे हुए हैं, कुछ बेचने वाले लगे हुए हैं, तो क्या घरेलू सोना भी खरीदना बंद कर देंगे लोग? ऐसा तो असंभव है ना, क्योंकि हमारे तो देश की जो अर्थव्यवस्था है वो सोने चांदी पे ही टिकी है। और जो लोग सोने चांदी को लेकर रखते हैं, हर 5 साल में 10 साल में उनका वही पैसा दुगना होगा तिगना होकर उन्हें रिटर्न हो जाता है।
तो अभी इन्होंने स्पष्ट तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने नहीं बताया कि बाहर से आने वाले सोने पर रोक लगाई जाए। देखिए, यूपी के हापुड़ जनपद में मंगलवार को बहुजन मुक्त पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटर, बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे और लालटेन भेंट आंदोलन के तहत केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराए। प्रदर्शन के दौरान पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर के जरिए उपभोक्ताओं पर मनमाने बिजली बिल डाले जा रहे हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय आर्थिक बोझ के नीचे दबते जा रहे हैं। बहुजन मुक्त पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडरों की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। पार्टी नेताओं ने स्मार्ट मीटर व्यवस्था को अपारदर्शित बताते हुए इसे जनता का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। प्रदर्शन के बाद से पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर DMIC सेक्टर स्थित फॉर्म कंपनी में भीषण आग लग गई और आग लगते ही फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी मच गई और इलाके में धुएं का गुब्बार फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग तेजी से फैली, जिसकी वजह से फैक्ट्री परिसर में हड़कंप मच गया। अधिकारियों का कहना है कि आग पर पूरी तरह से काबू पाने के बाद ही नुकसान और कारणों का सही आकलन किया जा सकेगा। फिलहाल एहतियात के तौर पर आसपास के इलाकों को खाली कराया गया है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बुलंदशहर के खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी बेटे द्वारा अपने पिता की बेरहमी से पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बेटे अपने बुजुर्ग पिता को सड़क पर गिराकर मारता दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर लोग भी हैरान हो गए हैं। पीड़ित की पहचान रमेश चंद्र के रूप में हुई है, जो रिक्शा चलाकर अपना पालन पोषण करता है। पीड़ित का आरोप है कि उसके बेटे और बहू ने न सिर्फ उसके साथ मारपीट की, बल्कि जबरन उसकी जेब से पैसे निकाल लिए और मोबाइल भी छीन लिया। बताया जा रहा है कि यह घटना खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र की है। इसके साथ ही घटना का वीडियो सामने आने के बाद से इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है। पीड़ित रमेश चंद्र का कहना है कि वो न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है, लेकिन अभी तक उन्हें अपने बेटे और बहू के खिलाफ इंसाफ नहीं मिला है। वहीं वीडियो जो है वायरल होने के बाद से लोग आरोपी बेटे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और वायरल वीडियो के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। मेरे साथ में घटना हुआ, मैं रात को घर गया, इन्होंने दोनों बहू बेटा नीचे उतर के आए, मुझ में घूसा मारी, पट्टेबाजी करने लगे और वो सड़क पे दे मारा। इनके घर के सामने ही, इनके घर के सामने दे मारा मुझे। पटना पत्थर जो इन पे मारा गया, मारा मुझे। मैं बेहोश हो गया, चौकी पे आया तो थोड़ा होश में आया तो चौकी वालों ने मुझे भगा दिया। बचाओ। क्या किसने मारा आपको? बेटा ने मारा साहब, बहू ने मारा। बेटा ने, बहू ने, पोती ने भी मार लगाई मुझे। कहाँ रहते हो? धोरी मोहल्ले में रहता हूँ, जनाना छपाखाना पुलिस चौकी के पीछे रहता हूँ। क्यों मारा था? ऐसा था, मैं यहाँ से गया था खा कमा कर, मैं अपने घर में सोने जाता हूँ तो मुझसे चपट बड़े देखो तो क्यों आता है सोने के लिए, तेरा क्या मतलब है, तेरा घर नहीं, मकान हमने बनाया है। साहब ये बताइए, इसने पैदा होते घर मकान बना दिया, ये बहू ने अपने पीहर का पैसा लाई मकान बनाने के लिए। कि मेरी घरवाली मर गई, 11 साल हो गई। पैसा और मोबाइल का क्या मामला है? मोबाइल मेरा छीन लिया, एक मोबाइल तोड़ दिया। ये मोबाइल मेरा कल मैंने मांगा, जब पुलिस चौकी में ला के दिया, एक मोबाइल तोड़ दिया इसने मेरा। 1500 रुपये का मोबाइल था, तोड़ के फेंक दिया, वो मोबाइल दिया नहीं। मेरे संग में इतनी अत्याचारी, मेरी जेब में पैसे भी निकाल ले, सब कुछ मेरे संग में नाइंसाफी हो रही है। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस ने, कल हम आए थे पुलिस के पास, पुलिस ने भी हमें भगा दिया। बुलंदशहर के खुर्जा स्थित ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर पर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगने के बाद से हड़कंप मच गया है। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के पास करने के नाम पर हजारों रुपए लेने का मामला सामने आया। पीड़ित का आरोप है कि पहले उसे जानबूझकर टेस्ट में फेल किया गया और बाद में सेटिंग के नाम पर पैसे लेकर
पास कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवक जो है लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए खुर्जा के ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर पहुंचा था। युवक का कहना है कि उसने नियमों के तहत टेस्ट दिया लेकिन उसे फेल कर दिया गया और इसके बाद से सेंटर के कुछ कर्मचारियों और मैनेजर ने उससे संपर्क किया और कहा कि अगर लाइसेंस पास कराना है तो सेटिंग करनी पड़ेगी। पीड़ित का आरोप है कि उसने 5500 रुपए लिए गए हैं और पैसे देने के बाद से उसके लर्निंग लाइसेंस पास कर दिया गया है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।